हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे गोद निषेध नीति डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। डलहौजी की ये नीति जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में थी भारत में। इसमें हमने पढ़ा कि डलहौजी 4 तरह की नीतियां अपना करके वो भारतीय राज्यों को हड़प रहा था। युद्ध द्वारा फर्स्ट था, सेकंड कर्ज के बदले में या बका राशि के नाम पर राज्यों को हड़प रहा था, तीसरा कुशासन के आरोप के द्वारा जिसमें अवध था, और फोर्थ गोद निषेध नीति। हम गोद लेने की प्रथा को पढ़ रहे थे। ये नीति का अर्थ क्या था, मतलब क्या था, इसने किन किन राज्यों को किन श्रेणी में बांटा और किस प्रकार हड़प रहा था, ये हमने बात की। तो आज इसमें आगे शुरू करते हैं कि गोद निषेध नीति के द्वारा डलहौजी ने किन राज्यों को हड़पा। तो इसमें पहला राज्य हम लेते हैं सतारा। ये सतारा वही है जहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर मराठों का छत्रपति जहाँ रहता था ना, जो मराठा शाहू है, उसके बाद जो छत्रपति, तो ये शिवाजी के वंशज मतलब यहाँ रहते थे सतारा में। तो 1839 ईस्वी में कंपनी सरकार ने प्रताप सिंह को अपदस्थ करके, ये प्रताप सिंह शिवाजी का ही वंशज है, तो उसको अपदस्थ करके उसके भाई अप्पा साहब को सतारा का शासक बनाया, यानी मराठों का शासक बनाया। 1848 में अप्पा साहब की मृत्यु हो गई, यानी ये मराठा शासक मर गया। उसका कोई पुत्र नहीं था, परंतु अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उसने वेंकटराव नाम के एक बच्चे को पुत्र के रूप में गोद ले लिया। तो इसने गोद लिया है, लेकिन डलहौजी ने उसे मान्यता नहीं दी, यानी कि ये सतारा राज्य अब अंग्रेजों का दिन जा रहा है। डलहौजी ने परमिशन नहीं दी वेंकटराव को उत्तराधिकारी मानने की, और सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी शिवाजी का जो छत्रपतियों की जो राजधानी थी वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इंग्लैंड में भी उसके द्वारा इस कार्य की काफ़ी निंदा की गई। तो जो सतारा को मिलाया गया, इसमें इंग्लैंड में जो अंग्रेज सरकार है, संसद है, उसने निंदा की, परंतु डलहौजी कंपनी की आय में वृद्धि करना चाहता था। यानी सतारा उस महत्वपूर्ण क्षेत्र जगह पे था जहाँ से व्यापार को और इनकम को फायदा था, तो आय में वृद्धि करना चाहता था। और सेना के आवागमन की दृष्टि से भी सतारा का क्षेत्र उपयोगी था, यानी सेना दक्षिण भारत में या उधर जाने के लिए, आगे की ओर जाने के लिए सतारा का राज्य को अपने अधीन लेना डलहौजी जो उपयुक्त समझता था। इन्हीं से प्रेरित होकर डलहौजी ने सतारा को हड़पा था। ये जो इसकी व्यापारिक लाभ के लिए, सेना के आवागमन के लिए जो है ये क्षेत्र उपयोगी था, तो इन घटनाओं से प्रेरित होकर के उसने सतारा को डलहौजी ने हड़प लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम जेतपुर और संबलपुर की। तो बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी झांसी की रानी लक्ष्मी वाला क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, बुंदेलों को मुँह हमने सुनी कहानी थी ना, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जेतपुर एक छोटा सा राज्य था। उसका कुल क्षेत्र पर 165 वर्ग मील था, तो पता लगा सकते हो कितना छोटा स्टेट था। यहाँ के तत्कालीन शासक ने जब गवर्नर जनरल से गोद लेने की अनुमति मांगी तो डलहौजी ने मना कर दिया। तो उस समय जो यहाँ का शासक था, उसने गवर्नर जनरल डलहौजी से जो है बच्चा गोद लेने की अनुमति मांगी, डलहौजी ने उसको मना कर दिया। और शासक की मृत्यु के बाद, यानी जेतपुर का जो शासक था, उसकी मौत के बाद 1849 ईस्वी को जेतपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अब ये भी परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर के सवाल में, सबसे पहले जो है गोद निषेध नीति के द्वारा किस राज्य को मिलाया गया, तो उसमें हम सतारा, याद रखना 2 नंबर क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है। सबसे पहला स्टेट सतारा था जिसको गोद निषेध नीति द्वारा डलहौजी ने मिलाया। अब आगे 1849 ईस्वी में जेतपुर को भी मिला लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं संबलपुर की। तो संबलपुर का छोटा सा राज्य बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर था, यानी बंगाल में यह राज्य स्थित था। यहाँ का शासक नारायण सिंह के कोई पुत्र नहीं था। तो संबलपुर का राजा है नारायण सिंह, इसके कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है, और ना ही उसने किसी बच्चे को गोद लिया। 1849 ईस्वी में नारायण सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब उसकी विधवा रानी, नारायण सिंह की जो पत्नी है, उसने स्वयं शासन चलाने के लिए कंपनी सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन डलहौजी ने मना कर दिया और संबलपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तो ये अगला स्टेट है संबलपुर, जो बंगाल में है, और इसका राजा ने संतान तो गोद नहीं ली, लेकिन उसकी विधवा पत्नी जो है शासन चलाना चाहती थी, लेकिन डलहौजी ने मना कर दिया और संबलपुर को भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। इस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट स्टेट लेते हैं बागर। तो पंजाब की सीमा में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है ये। 1849 ईस्वी में बागर का शासक विजय सिंह की मृत्यु हो गई
उसके भी कोई पुत्र नहीं था और ना ही उसने किसी को गोद लिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई उम्मेद सिंह ने अपना उत्तराधिकार प्रस्तुत किया। तो बागर का जो राजा है विजय सिंह, उसकी मौत हो जाती है और इस मौत से पहले ना तो इसकी कोई संतान थी और ना ही उसने किसी बच्चे को गोद लिया। तो मौत के बाद में इसका जो छोटा भाई है उम्मेद सिंह, उसने कहा कि अब मैं नेक्स्ट शासक मैं बनूंगा और ये बात उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखी। लेकिन डलहौजी ने मना करते हुए बागर को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो ये अगला फोर्थ स्टेट था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नीति के तहत अपने अधीन किया। अगला स्टेट लेते हैं उदयपुर। ये उदयपुर अपने राजस्थान वाला नहीं है, ये मध्य प्रदेश का कोई छोटा सा स्टेट है। उदयपुर है ना, राजस्थान वाला उदयपुर से मत लेना इसको। तो मध्य प्रदेश की सीमा में उदयपुर का राज्य स्थित था। इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मील था। यहाँ के शासक के भी निसंतान बनने पर डलहौजी ने इस राज्य को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो उदयपुर। नेक्स्ट आता है झांसी। तो ये जो हमारे दो क्वेश्चन है ना, सहायक संधि प्रथा और गोद निषेध प्रथा, इन दोनों में से एक हर साल परीक्षा में पूछा जाता है ना, तो इस पर ध्यान दें। और प्लासिक युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, प्लासिक युद्ध भी पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो तीन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध, सेकंड सहायक संधि प्रथा, फोर्थ गोद निषेध फर्स्ट हो गया प्लासी का युद्ध, सेकंड हो गया सहायक संधि प्रथा, थर्ड हो गया गोद निषेध। ये तीनों में से दो तो सवाल आ ही जाते हैं ना, साथ साथ में और 15 नंबर में से। ये दृष्टि से तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उदयपुर की हमने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं झांसी। यहाँ वही झांसी की रानी लक्ष्मी वाला झांसी, जो उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो झांसी का राज्य बुंदेलखंड के मध्य स्थित था। देखो झांसी का नाम झांसी कैसे पड़ा, तो कहते हैं कि जिस राजा ने, बुंदेलखंड के जिस राजा ने ये झांसी का किला बनाया था, है ना, जिस समय भी, तो उस समय वो अपनी रानी के साथ जो है, अपने सैनिक टुकड़ी के साथ झांसी आ रहा था किला बनने के बाद में। तो दूर से जो है ये झांसी किला एक छोटी सी पहाड़ी पे स्थित है। तो दूर जब झांसी के किले से वो आ रहे थे तो रुके तो रानी ने पूछा राजा से कि अपना झांसी कितना दूर है। तो राजा ने दूर से देखा और कहा पहाड़ी पे देखो, वो पहाड़ी पे किला दिख रहा है। तो रानी ने कहा कि, रानी से पूछा तुम्हें दिख रहा है? तो रानी ने कहा मुझे झांसी पड़ रही है। अपने मारवाड़ी में बोलते ना कि थोड़ी सी झलक सी पड़ रही है, झांसी पड़ रही है। तो उसी से फिर इसका नाम झांसी हो गया ना, तो वो नाम रख दिया गया। अच्छा झांसी, तो झांसी पड़ रही तो झांसी का किला है ना, झांसी जगह का नाम हो गया ना। ऐसा जो है झांसी का किला जब देखने जाओगे तो वहाँ के जो गाइड हैं वगैरह वो बताते हैं कि इसका नाम झांसी इस आधार पर पड़ा। तो झांसी का राज्य बुंदेलखंड के मध्य स्थित था और सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि नहीं, युद्ध की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। 1818 ईस्वी की संधि द्वारा झांसी ने कंपनी का संरक्षण में ले लिया गया, यानी 1818 में सहायक संधि करके ये अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। 1853 ईस्वी में माधव राव की मृत्यु होगी, गंगाधर राव की, सॉरी 1853 ईस्वी में गंगाधर राव झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पति था, तो उनकी मृत्यु होगी और उसके भी कोई पुत्र नहीं था। गंगाधर राव ने आनंद राव नाम के बच्चे को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया, ने आनंद राव को नेक्स्ट उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। फरवरी 1854 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अब ये जो सारे कांड बनेंगे ना, ये 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण कांड बनेंगे ना। नेक्स्ट लेते हैं नागपुर। तो 1818 ईस्वी में कंपनी सरकार ने नागपुर पे, कौन थे, मराठा का जो भोंसले परिवार था वो, है ना। तो 1818 ईस्वी में कंपनी सरकार ने नागपुर के प्रसिद्ध भोंसले राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया और संधि के अनुसार भोंसले राजवंश के बच्चे रघुजी भोंसले थर्ड को नागपुर का शासक स्वीकार जो है उस समय किया 1818 में। 1853 ईस्वी में रघुजी थर्ड की मौत हो गई और उसके कोई पुत्र नहीं था तथा वह अपने जीवन काल में किसी को गोद ना ले सका और डलहौजी ने किसी अन्य दावेदार को उत्तराधिकारी स्वीकार भी नहीं किया, ना करके नागपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो ये कुछ प्रमुख राज्य हुए जिन्होंने डलहौजी ने अपनी गोद निषेध नीति के द्वारा जो हड़प लिया था। अब बात करते हैं गोद निषेध नीति की समीक्षा। समीक्षा यानी कि जो गोद निषेध नीति थी ये कहाँ तक उचित थी, कहाँ तक अनुचित थी। तो इसमें लेते हैं कि गोद निषेध नीति उचित थी अथवा
अनुचित इस संबंध में अंग्रेज इतिहासकारों और भारतीय इतिहासकारों में मतभेद है। यानी अंग्रेज इतिहासकार इसके बारे में अलग राय रखते हैं और भारतीय इतिहासकार इसके बारे में अलग राय रखते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों का कहना है कि यह नीति 3 सिद्धांतों के आधार पर लागू की गई। अंग्रेज जो तर्क दे रहे हैं कि इन 3 सिद्धांत के अनुसार ये लागू की गई, उस हिसाब से सही अंग्रेजों का कहना है। तो पहला तो ये कि भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति थी। तो पहला तर्क ये दे रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए वो चाहेगी वैसा करेगी। दूसरा ये कि अधीन राज्यों को गोद लेने का अधिकार सर्वोच्च शक्ति की स्वीकृति से ही वैध माना जा सकता है। तो अंग्रेज जो विद्वान कह रहे हैं कि जो सर्वोच्च शक्ति और जिसके अधीन वो राज्य हैं, तो सर्वोच्च शक्ति को पावर है कि गोद लेने का अधिकार जो है वो दे या ना दे, इसको माने या ना माने, जो है ना, उसके मतलब राज्य हड़पने के लिए गोद निषेध नीति को ये उपयुक्त ठहराने के लिए तर्क दे रहे हैं। तीसरा तर्क वो ये दे रहे हैं कि सर्वोच्च शक्ति इस स्वीकृति को रोक सकती थी क्योंकि उसे ऐसा करने का अधिकार था। तो अंग्रेज तीसरा कांड कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या सर्वोच्च शक्ति है, उसको ये अधिकार है, उसको स्वीकृति है कि वो जो है गोद लेने की अनुमति दे या ना दे। तो अंग्रेजों के आने से पहले मुगल सम्राट भी सार्वभौमिकता के आधार अधिकार प्राप्त है। यानी अंग्रेजों से पहले मुगलों के जो बादशाह थे उनको भी सार्वभौमिकता का अधिकार प्राप्त है, यानी लगभग संपूर्ण भारत उनके अधिकार में था। लेकिन मुगल सम्राट ना तो कभी इस प्रकार राज्यों का अपहरण किया और ना ही मुगल सम्राट ने कभी अपनी सार्वभौमिकता कंपनी को हस्तांतरित की। यानी इनसे पहले मुगल पावरफुल थे, मुगलों ने कभी भी गोद निषेध नीति जैसी कोई लागू करके किसी राज्य को हड़पा नहीं, और ना ही मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पावर सौंपी थी, सार्वभौमिकता का जो है हस्तांतरित नहीं की। इसलिए ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्चता अथवा सार्वभौमिकता का सिद्धांत आधारहीन है। ये भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है सार्वभौमिकता की, ये बात आधारहीन है। तो दूसरे सिद्धांत के अनुसार डलहौजी का ये कहना गलत है कि ये कहना गलत नहीं था कि उचित नहीं था। हाँ, दूसरे सिद्धांत के अनुसार डलहौजी का ये कहना उचित नहीं था कि अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन राज्यों का निर्माण किया था। तो डलहौजी ने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने इनका निर्माण किया नहीं, राज्य प्राचीन काल से थे, पहले से ही थे, क्योंकि प्रत्येक राज्य किसी न किसी स्थिति में पहले से ही भारत में मौजूद थे। जहाँ तक गोद लेने के लिए सर्वोच्च सत्ता की स्वीकृति की बात है, तो ये समझना बहुत कठिन है कि कंपनी ने किन परिस्थितियों में और ये कैसे ये अधिकार प्राप्त किया। यानी जो बात कर रही कंपनी की हम सर्वोच्च सत्ता और हमें अधिकार है, तो तुम सर्वोच्च सत्ता को अधिकार दिया किसने, तो ये समझना कठिन है। अतः अंग्रेजों का यह मनगढ़ंत अधिकार सर्वथा अनुचित था। तो ये भारतीय विद्वानों का राय है कि जो है अंग्रेज जो यह दावा करते हैं ये सर्वथा अनुचित है। तीसरा सिद्धांत भी सर्वोच्च सत्ता गोद लेने की स्वीकृति रोक सकती थी, भी सर्वथा जो अनुचित है। यद्यपि मुगलों के पास भी अधिकार था, लेकिन हिंदू समाज की विचित्र स्थिति होने के कारण उन्होंने कभी भी इस स्वीकृति को नहीं रोका। यानी मुगलों के समय भी ऐसे राजघराने हुए जिनके खुद के संतान नहीं थी, तो मुगलों ने उनको रोका नहीं था, गोद लेने के लिए उनको अनुमति दी थी। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों से जो संधियाँ की थी उनमें भी ये उल्लेख नहीं किया गया कि सर्वोच्च सत्ता को गोद लेने की स्वीकृति देने का अधिकार है। यानी जब सहायक संधियाँ की गई तो सहायक संधियों में उन्होंने ये कहीं पर भी नहीं कहा था कि हम जो सर्वोच्च शक्ति हैं और हम गोद लेने का अधिकार देने या न देने पर हम फैसला करेंगे। तो ये बात सहायक संधि प्रथा में भी कहीं नहीं थी। ना ही अंग्रेजों ने इस प्रकार का कोई जो है कानून बनाया था। अतः स्पष्ट है कि अंग्रेजों को गोद लेने से रोकने का न तो कोई नैतिक या कानूनी अधिकार था और न ही इस अधिकार को प्रयोग किसी परंपरा के आधार पर कर सकते थे। तो कहने का मतलब है ये अंग्रेजों की एक चाल थी, कुटिल चाल थी, ये कोई नैतिक आधार पर किसी आधार पर उचित नहीं था। नागपुर, झांसी आदि राज्यों के लोगों ने 1857 के विप्लव में भाग लिया और राज्यों के लोगों ने गोद निषेध नीति से प्रसन्नता नहीं हुई। यानी जो नागपुर का राज्य, झांसी का राज्य, इन राज्यों ने जब 1857 की क्रांति हुई तो इस क्रांति में यहाँ के लोगों ने, इस राज्यों ने जो है भाग लिया था, जो दिखाता है कि वो गोद निषेध नीति से खुश नहीं थे, उससे वो प्रसन्न नहीं थे, बल्कि वे क्रोध से पागल हो गए थे। यानी जो गोद निषेध नीति द्वारा इन राज्यों को हड़पा गया, इससे वहाँ की जनता और वहाँ का राज्य जो है इस नीति से क्रोध से पागल हो गए। इस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि डलहौजी गोद निषेध नीति
जो डलहौजी की थी वो अनुचित व अनैतिक थी। इसीलिए विप्लव के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं द्वारा गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। यानी 1857 क्रांति के बाद में अंग्रेज सरकार जो लंदन में थी, उन्होंने भारतीय राजाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार दे दिया था। और डलहौजी की ये नीति कंपनी के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। कंपनी के लिए आत्मघाती क्यों सिद्ध हुई? क्योंकि 1857 क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया गया और भारत का शासन डायरेक्ट रूप से महारानी के अधीन चला गया। क्योंकि विप्लव की समाप्ति के बाद भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया था। तो इस प्रकार जो है ये 1857 की क्रांति होती है और जो गोद निषेध नीति को फिर बंद कर दिया जाता है, बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी खत्म हो जाता है। इसके बाद ब्रिटेन की महारानी के अधीन ये हिंदुस्तान चला जाता है और वहाँ की संसद यहाँ के लिए कानून बनाती है। तो ये थी हमारे गोद निषेध नीति। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे वो सेकंड यूनिट में आएगा और सेकंड यूनिट जो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, जिसमें भूमि बंदोबस्त की प्रणाली हम पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे।